नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। उर्वरक विभाग ने उर्वरकों के दुरुपयोग और कालाबाजारी को रोकने के लिए बहुआयामी उपाय किए हैं। चीनी मिलें 12% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हैं। यूनिसेफ के मुताबिक वैश्विक बहुसंकटों ने बाल विवाह के उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति को धीमा किया। भारत ने श्रीलंका के लिए $1 अरब की क्रेडिट लाइन को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने फोमाल्हाल्ट नामक तारे के नए क्षुद्रग्रह की एक नई पट्टी की खोज की है और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार में वृद्धि कर रहे हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उर्वरक विभाग ने उर्वरकों के दुरुपयोग और कालाबाजारी को रोकने के लिए बहुआयामी उपाय किए हैं। विभाग ने उर्वरकों के दुरुपयोग या अन्य कार्यों में उपयोग, कालाबाजारी, जमाखोरी और घटिया किस्म के उर्वरकों की आपूर्ति को रोकने के लिए फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। आपको बता दें कि भारत में केवल कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए ही यूरिया पर सब्सिडी दी जाती है। इसके कारण सब्सिडी वाले यूरिया को उद्योगों में उपयोग करने और सीमा पार भेजने को प्रोत्साहन मिलता है। राल यानी कि रेजिन, प्लाईवुड, क्रॉकरी बनाने और मोल्डिंग पाउडर इकाइयों जैसे कई उद्योगों में यूरिया का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। सरकार उर्वरक उत्पादकों या आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी युक्त कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करा रही है, जहां यूरिया को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। वहीं फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना संचालित की जा रही है। उर्वरक के कुशलता पूर्वक उपयोग के लिए और भी कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि उर्वरकों की गुणवत्ता के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली आरंभ की गई है। सब्सिडी प्राप्त यूरिया के कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में हो रहे गैर कानूनी उपयोग को रोकने के लिए अनिवार्य नीम कोटेड यूरिया योजना शुरू की गई है। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। चीनी मिलें 12% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हैं। तेल विपणन कंपनियों ने अक्टूबर में समाप्त होने वाले इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2022-23 के लिए अनुबंधित 514 करोड़ लीटर इथेनॉल में से अब तक 45% प्राप्त कर लिया है। इससे इन कंपनियों को इथेनॉल सम्मिश्रण बढ़ाकर 11.65% करने में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष की समान अवधि में 10% सम्मिश्रण की उपलब्धि प्राप्त हुई थी। चालू इथेनॉल आपूर्ति वर्ष में पेट्रोल के साथ 12% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इथेनॉल सम्मिश्रण से मतलब है एथिल अल्कोहल युक्त मिश्रित मोटर ईंधन। इसमें एथिल अल्कोहल कम से कम 99% तक शुद्ध होता है। इसे कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है और विशेष रूप से गैसोलीन के साथ सम्मिश्रित किया जाता है। इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ने का उपयोग किया जाता है और इसके अलावा मक्का और भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध अधिशेष चावल के उपयोग की भी अनुमति दी गई है। सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को लागू कर रही है। इसके तहत तेल विपणन कंपनियां इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विक्रय करती हैं। पेट्रोल में औसतन 10% इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को जून 2022 में प्राप्त कर लिया गया था। इसी को देखते हुए पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य प्राप्ति की निर्धारित अवधि को वर्ष 2030 की बजाय वर्ष 2025 कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्ष्य प्राप्ति से 2 साल पहले ही E20 ईंधन पहल को लॉन्च किया है और इसके अंतर्गत 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल को सम्मिश्रित किया जाना है। इथेनॉल सम्मिश्रण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है। ये पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर समान दक्षता प्रदान करता है। ये ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है, कच्चे तेल के आयात बिल को कम करता है और अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है। ये स्थानीय उद्यमों और किसानों को ऊर्जा से जुड़ी अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है। इथेनॉल मिश्रण में सुधार के लिए कई उपाय किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में गैर मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क की घोषणा की गई है। अनाज आधारित डिस्टिलरीज को भी ब्याज छूट योजना का लाभ दिया गया है। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत फ्लैक्स फ्यूल इंजन और इसके घटकों को शामिल किया गया है।
यूनिसेफ के मुताबिक वैश्विक बहुसंकटों ने बाल विवाह के उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति को धीमा किया। यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व स्तर पर आए कई संकटों की वजह से पिछले एक दशक में बाल विवाह में आई गिरावट संबंधी उपलब्धि के बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है। इन संकटों में युद्ध, जलवायु परिवर्तन संबंधी आघात, कोविड-19 के जारी दुष्प्रभाव आदि शामिल हैं। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक वर्तमान में जीवित लगभग 640 मिलियन लड़कियों और महिलाओं का बचपन में ही विवाह कर दिया गया था। हालांकि वैश्विक बाल विवाह दर कुछ कम होकर 19% रह गई है, लेकिन 2030 तक बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने संबंधी सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये प्रगति पर्याप्त नहीं है। वैसे तो भारत ने हाल ही के दशकों में बाल विवाह को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद भारत में अभी भी विश्व की 1/3 बाल वधुएं हैं। बाल विवाह के कई कारण भी हैं, जैसे कि लैंगिक असमानता, सामाजिक कुप्रथाएं या मानदंड, गरीबी, शिक्षा की कमी, बालिकाओं की सुरक्षा संबंधी चिंता और सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण। बाल विवाह को रोकने की दिशा में सरकार ने कई पहलें की हैं, जैसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ये विवाह के लिए कानूनी आयु निर्धारित करता है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है। कई राज्य सरकारों ने भी बाल विवाह के लिए उत्तरदायी कारकों से निपटने के लिए इसी तरह की योजनाएं शुरू की हैं। एक संसदीय स्थायी समिति महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर विचार कर रही है। दरअसल लड़कियों पर बाल विवाह के कई प्रभाव होते हैं, या कहें कि दुष्प्रभाव होते हैं। बाल विवाह की वजह से स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की संभावना कम रहती है। कम उम्र में गर्भवती होने से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बाल और मातृ स्वास्थ्य से संबंधित जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है। साथ ही लड़कियों को कम आयु में ही परिवार और सहेलियों से अलग होना पड़ता है और घरेलू हिंसा, लैंगिक शोषण जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। अगला टॉपिक है कि भारत ने श्रीलंका के लिए $1 अरब की क्रेडिट लाइन को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये क्रेडिट लाइन भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई लगभग $4 बिलियन की आपातकालीन सहायता का हिस्सा है। ये सहायता पिछले साल की शुरुआत में श्रीलंका के वित्तीय संकट के और अधिक बढ़ने के दौरान विस्तृत की गई थी। भारत, जापान और चीन ने वित्त पोषण आश्वासन प्रदान करके श्रीलंका के लिए IMF सहायता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तीनों देश श्रीलंका के 3 सबसे बड़े द्विपक्षीय कर्जदाता देश भी हैं। तो आइए बात करते हैं भारत और श्रीलंका के संबंधों की। वाणिज्यिक स्तर पर अगर हम देखें तो भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते यानी ISFTA पर वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे। इससे द्विपक्षीय व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है। भारत 2021 में श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था। श्रीलंका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि SAARC में भारत का प्रमुख व्यापार भागीदार है। वहीं अगर विकास क्षेत्र की बात करें तो भारतीय आवास परियोजना के तहत उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में युद्ध प्रभावित लोगों और बागान क्षेत्रों में एस्टेट श्रमिकों के लिए घरों का निर्माण किया जाएगा। रेलवे, परिवहन, कनेक्टिविटी, रक्षा, सौर परियोजनाओं आदि के लिए कई लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की गई हैं। और अगर हम संस्कृति की बात करें तो सांस्कृतिक सहयोग समझौता, लोगों के मध्य गहरा जुड़ाव, साझी बौद्ध विरासत, कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र आदि। इसके अलावा अशोक ने श्रीलंका के राजा देवनामपियतिस्स के अनुरोध पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए अपने पुत्र अरहत महिंद यानी महेंद्र और पुत्री थेरी संघमित्ता यानी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। वहीं रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे कि मित्र शक्ति और स्ट्रीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दे भी विद्यमान हैं, जैसे कि मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों को लेकर मछुआरों से संबंधित मुद्दे, रुकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और चीनी प्रभाव में हो रही वृद्धि दोनों देशों के बीच के मुद्दे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने फोमालहॉल्ट नामक तारे के निकट क्षुद्र ग्रह की एक नई पट्टी की खोज की है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पर्यवेक्षणों से फोमालहॉल्ट के पास 2 अतिरिक्त धूल भरे वलय या पट्टियों का पता चला है। इनमें आंतरिक वलय चमकीला और मध्यवर्ती वलय संकीर्ण है। तारों के चारों ओर मौजूद धूल कणों में कार्बन और आयरन जैसे तत्व होते हैं। ये तत्व ग्रह प्रणालियों के निर्माण में मदद कर सकते हैं। फोमालहॉल्ट पिस्किस ऑस्ट्रिनस नामक सुदूर दक्षिणी तारामंडल में सबसे चमकीला तारा है। ये सूर्य के द्रव्यमान और आकार से लगभग 2 गुना है।
साथ ही सूर्य की ऊर्जा से 16 गुना ज्यादा विकिरण उत्पन्न करता है। वर्ष 1983 में फोमाल्हाल्ट के पास मलबे की एक पट्टी खोजी गई थी। धूल भरी पट्टियां क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं जैसे बड़े पिंडों के टकराने से उत्पन्न हुए मलबे हैं। अक्सर इन्हें डेब्रिस डिस्क के रूप में वर्णित किया जाता है। ये डिस्क सौरमंडल की कुइपर बेल्ट के समान है। कुइपर बेल्ट सूर्य के चारों ओर बर्फीले पिंडों का एक डोनर के आकार का वलय है, जो नेपच्यून की कक्षा से ठीक आगे तक विस्तारित है। फोमाल्हाल्ट की 3 पट्टियां ग्रहाणुओं यानी प्लेनेटेसिमल से निर्मित हैं। ये ग्रहाणु धूल युक्त ढेर, कंकड़ आदि का संचय है, जो ग्रहों के निर्माण के घटक हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा की इंफ्रारेड फ्लैगशिप वेधशाला है। ये नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसे सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 2 में स्थापित किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल स्पेस टेलीस्कोप का अगला चरण माना जा रहा है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से है। भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार में वृद्धि कर रहे हैं। वर्ष 2010 से केंद्रीय बैंक वार्षिक आधार पर सोने के शुद्ध खरीदार रहे हैं। भारत वर्ष 1999 से 2021 के अंत तक सोने के 10 सबसे बड़े आधिकारिक खरीदारों में से एक रहा है। आरबीआई का सोने का भंडार वित्त वर्ष 2023 में 794.64 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। ये वित्त वर्ष 2022 की तुलना में लगभग 5% ज्यादा है। सोने के भंडार में वृद्धि के और भी कई कारण हैं, जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने के लिए ये सोने का उपयोग मुद्राओं से जुड़े जोखिम का प्रबंधन करने और आर्थिक उथल पुथल के दौरान स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाव के लिए भी सोना मुद्रास्फीति के कारण मुद्राओं के घटते मूल्य के विरुद्ध एक बचाव विकल्प प्रदान करता है। वहीं सोना खरीदने से पोर्टफोलियो में विविधता आती है। ये केंद्रीय बैंकों को अस्थिरता से बचाता है, क्योंकि सोने की कीमत का अमेरिकी डॉलर के साथ विपरीत सहसंबंध है। सोने के भंडार में ये वृद्धि 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत से अलग है, जब केंद्रीय बैंक सोने के शुद्ध विक्रेता थे। इसके लिए अच्छी समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिति और सोने की कीमतों में गिरावट जैसे कारण उत्तरदायी थे। मजबूत आर्थिक समृद्धि के कारण सोने का सुरक्षित विकल्प के रूप में कम महत्व था। साथ ही कम रिटर्न ने इसे निवेश के रूप में अनाकर्षक बना दिया था। वर्ष 1997 के एशियाई वित्तीय संकट और 2007-8 के वित्तीय संकट के बाद सोने के प्रति केंद्रीय बैंक के दृष्टिकोण में बदलाव आना शुरू हुआ। आपको बता दें कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर और आईएमएफ में रिजर्व की स्थिति। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण। केंद्रीय गृह मंत्री ने एलपीएआई की अलग अलग विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। एलपीएआई गृह मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। ये निकाय यात्रियों और वस्तुओं की सीमा पार आवाजाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निर्धारित अवस्थितियों पर सुविधाओं का विकास और प्रबंधन करता है। एलपीएआई भारत की स्थलीय सीमाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना, संचालन और प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है। वर्तमान में भारत में 9 भूमि पत्तन परिचालनरत हैं। ये है अटारी, अगरतला, पेट्रापोल, रक्सौल, जोगबनी, मोरेह, सुतारकंडी, श्रीमंतपुर और डेरा बाबा नानक की पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में। भारत ई मार्ट। इंडिया पोस्ट ने भारत ई मार्ट पोर्टल के संचालन को सुगम बनाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये व्यापारियों के लिए परिसर से वस्तुओं के पिकअप की सुविधा प्रदान करेगा और देश भर में वस्तुओं की घर पर ही डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 8 करोड़ व्यापारी पंजीकृत हैं। भारत ई मार्ट छोटे व्यापारियों को जरूरी लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इससे उनका कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। पीटरमैन ग्लेशियर। पीटरमैन ग्लेशियर में बर्फ को तेजी से पिघलते हुए देखा गया है। ये जल के तापमान में वृद्धि के साथ दैनिक ज्वार से प्रेरित है। महासागरीय ज्वार के साथ अंतरक्रिया जैसे कारक को ग्लेशियर के पिघलने और संभावित रूप से तेजी से समुद्र जल स्तर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहे कारकों में शामिल नहीं किया गया था। ये ग्लेशियर उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में स्थित है। इस ग्लेशियर की ग्राउंडिंग लाइन ज्वार के आने के फलस्वरूप काफी हद तक परिवर्तित हो जाती है। ग्राउंडिंग लाइन वो क्षेत्र है जहाँ महासागर के ऊपर बर्फ की परत फैलना शुरू हो जाती है। यह रहस्य उद्घाटन वैज्ञानिकों की उस आम धारणा के विपरीत है जिसमें यह माना गया है कि ग्राउंडिंग लाइन में ज्वार के साथ बदलाव नहीं आता है।
अगला टॉपिक है वॉटसन एक्स प्लेटफॉर्म। वॉटसन एक्स एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा प्लेटफॉर्म है। ये कंपनियों को अपने व्यवसाय में एआई को एकीकृत करने में मदद करेगा। इसे आईबीएम ने लॉन्च किया है। ये उच्च गुणवत्ता युक्त और भरोसेमंद डेटा तक स्वयं सेवा पहुंच प्रदान करता है। इसकी मदद से यूजर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आपस में सहयोग या संपर्क कर सकते हैं। ये डेटा तैयार करने से लेकर मॉडल विकास, उपयोग और निगरानी तक संपूर्ण डेटा और एआई उपलब्ध अवधि को सुगम बनाने में मदद करेगा। मातृ और नवजात शिशु मृत्यु। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि मातृ और नवजात शिशु मृत्यु की रोकथाम में हो रही प्रगति 2015 से बाधित हुई है। भारत में मातृ मृत्यु दर 97 प्रति लाख जीवित जन्म है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हर साल 4.5 मिलियन महिलाओं और शिशुओं की प्रसव के दौरान, जन्म के समय या जन्म के बाद पहले सप्ताह के दौरान मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक सेकंड में एक मृत्यु दर्ज की जाती है। कोविड-19 महामारी, बढ़ती गरीबी और गंभीर होते मानवीय संकटों ने स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव को काफी बढ़ा दिया है। उप सहारा अफ्रीका तथा मध्य और दक्षिण एशिया के देश सबसे बुरी तरह से इससे प्रभावित हैं। इन देशों में 60% से भी कम महिलाओं को केवल 4 प्रसव पूर्व जांचें ही प्राप्त होती हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 8 प्रसव पूर्व जांचों की अनुशंसा की है। बहु दवा प्रतिरोधी क्षय रोग यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एमडीआर टीबी या फिर व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी क्षय रोग यानी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी एक्सडीआर टीबी। इन दोनों प्रकार के टीबी की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी CSIR-CCMB के वैज्ञानिकों ने बताया है कि डीएनए की मरम्मत करने वाले जीन में हुए उत्परिवर्तनों का उपयोग एमडीआर या एक्सडीआर टीबी के शुरुआती निदान के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि तपेदिक या क्षय रोग, जिसे कि टीबी भी कहा जाता है, ये जीवाणु की वजह से होता है। ये जीवाणु इस रोग के उपचार में उपयोग की जाने वाली रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेता है। एमडीआर टीबी वो टीबी है जो कम से कम आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन दवाओं की प्रतिरोधी है। आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन 2 सबसे प्रमुख टीबी रोधी दवाएं हैं। वहीं एक्सडीआर टीबी यानी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी एक दुर्लभ प्रकार की एमडीआर टीबी है। ये आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन के प्रति प्रतिरोधी होने के साथ साथ किसी भी फ्लोरोक्विनोलोन और 3 इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली दूसरी पंक्ति की दवाओं में से कम 1 के प्रति प्रतिरोधी है। 3 इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली दूसरी पंक्ति की दवाएं हैं मिकेसिन, केनामाइसिन और कैप्रोमाइसिन। ध्रुव उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर। एक सरकारी विनियामक संस्था के मुताबिक ध्रुव हेलीकॉप्टर की सुरक्षा प्रणाली में अपग्रेड की जरूरत है। ये एक बहुभूमिका और बहु मिशन वाला नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है। यह असैन्य और सैन्य दोनों तरह की भूमिका निभाने में सक्षम है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। ये सभी मौसम में परिचालित होने में सक्षम है और 2 शक्ति इंजनों द्वारा संचालित है। थर्मोबेरिक बम। एक मानवाधिकार समूह ने म्यांमार की सेना पर थर्मोबेरिक बम के उपयोग का आरोप लगाया है। थर्मोबेरिक बम को वैक्यूम या एरोसोल बम तथा फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। एक थर्मोबेरिक बम में 2 अलग अलग विस्फोटक चार्ज के साथ एक फ्यूल कंटेनर होता है। जब ये अपने लक्ष्य से टकराता है तो पहला विस्फोटक चार्ज कंटेनर को खोलता है और फ्यूल मिश्रण को व्यापक रूप से बादल के रूप में फैला देता है। एक दूसरा विस्फोटक चार्ज तब उस बादल में विस्फोट करता है और इसकी वजह से एक बड़ा आग का गोला, एक विशाल विस्फोट की लहर और एक निर्वात उत्पन्न होता है जो आसपास की संपूर्ण ऑक्सीजन को सोख लेता है। और वर्तमान में विशेष रूप से इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि थर्मोबेरिक बम कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ये सटीक निर्देशित बम लक्ष्य पर हमला करता है। ये छोटे विस्फोट से विस्फोटक सामग्रियों के बादल का निर्माण करता है। इसके अलावा दूसरा विस्फोट बादल को प्रज्वलित करता है जिससे एक विशाल विस्फोट होता है जो मानव शरीर को वाष्पीकृत करने में सक्षम होता है। भारत सरकार ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। भारत सरकार ने वीरता पुरस्कार सशस्त्र बलों के अधिकारियों या कर्मियों, अन्य कानूनी रूप से गठित बलों एवं नागरिकों के बहादुरी पूर्ण और बलिदान के कार्यों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किए हैं। इनकी घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर। वीरता पुरस्कारों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। शत्रु से मुकाबला करने के अलावा अन्य वीरतापूर्ण कार्यों के लिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। वहीं परमवीर चक्र, अशोक चक्र और महावीर
महावीर चक्र शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। वरीयता क्रम में अगर हम इन्हें देखें तो सबसे पहले है परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक राजपूत शासक थे। इनका संबंध राजपूतों के सिसोदिया वंश से था। वो मेवाड़ के शासक थे जो वर्तमान राजस्थान में एक प्रांत था। वो उदयपुर के संस्थापक उदय सिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी सेना मुगल सेना से पराजित हो गई थी। चेतक राणा प्रताप का वफादार घोड़ा था जिसके साथ उनका गहरा लगाव था। महाराणा प्रताप को उनकी बहादुरी, साहस, वीरता और नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। और पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि राजस्थान में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की गई है। तो इस खबर के बारे में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि लिथियम की खोज से संबंधित ये मीडिया रिपोर्ट निराधार है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।